हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। प्यारे साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेरी साइंस ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा कल हम लोगों ने वरदान बैच के बारे में डिस्कशन किया था। उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आज से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। आज के पहले क्लास में हम लोग 25 एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। ये एमसीक्यू बाइलिंगुअल होंगे, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में देखने को मिलेंगे। अगर मैं बात करूँ ये एमसीक्यू किस किस के लिए इंपॉर्टेंट है, तो एम्स, OSSC, DSSB, PGI, NHM और सभी स्टेट लैब टेक्नीशियन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, हमने सबसे पहले डिस्कशन किया था कि जो हमारा संकल्प बैच है इसमें हम लोग 3000 प्लस एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, जब हम लोग 3000 प्लस एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो इसमें कुछ आपको सिंपल एमसीक्यू मिलेंगे, मीडियम मिलेंगे, हार्ड मिलेंगे। तो आपको सभी क्लासेस में बने रहना है और आपको परेशान होकर भागना नहीं है कि हम यहाँ पे सिंपल एमसीक्यू पढ़ रहे हैं या बहुत हार्ड एमसीक्यू पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन होगा बहुत ही बेस्ट तरीके से होने वाला है। साथ में अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो हमारा टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ में आप सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो किए तो हमारा आईडी है मनी तिवारी 123, इस पे जाके हमें आप फॉलो कर सकते हो। अगर आपको कोई क्वेरीज है, कोई डाउट्स है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 63077812, इस पे मैसेज करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, देरी ना करते हुए आज के बेस्ट एमसीक्यू की शुरुआत करते हैं। स्क्रीन पे आपको सबसे पहले एमसीक्यू दिख रहा होगा। ये कह रहा है कि ब्लड इज व्हिच टाइप ऑफ टिश्यू, यानी कि जो आपका ब्लड है वो आपका किस प्रकार का टिश्यू है, यानी कि रक्त किस प्रकार का उत्तक है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ये है एपिथेलियल टिश्यू, मसल्स टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू या फिर आपका नर्वस टिश्यू। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा जो हमारा ब्लड होता है वो किस फॉर्म में होता है, आपका लिक्विड के फॉर्म में होता है। क्या होता है आपके लिक्विड के फॉर्म में होता है। तो जो हमारा ब्लड होता है वो आपका क्या होता है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है, यानी कि तरल संयोजी ऊतक होता है। तो यहाँ पे आपका संयोजी ऊतक भी सही जाएगा। अगर थोड़ा सा डीप में जाओगे तो आपका तरल संयोजी ऊतक भी हो जाएगा, यानी कि लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू भी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा सेकंड नंबर का एमसीक्यू होगा और सेकंड नंबर का एमसीक्यू कह रहा है कि माइकोप्लाज्मा आर डिफरेंट फ्रॉम अदर बैक्टीरिया बाई, यानी कि जो हमारा माइकोप्लाज्मा है वो अदर बैक्टीरिया से कैसे भिन्न है, ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपके दिए हैं कि प्रेजेंस ऑफ काइटिन इन सेल वॉल के आधार पे, प्रेजेंस ऑफ टिकोइक एसिड इन सेल वॉल के आधार पे, प्रेजेंस ऑफ लिपोप्रोटीन इन सेल वॉल के आधार पे, या फिर आपका एब्सेंस ऑफ सेल वॉल इटसेल्फ, यानी कि इनके स्वयं के पास सेल वॉल नहीं होते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता होना चाहिए कि जो आपका माइकोप्लाज्मा है उसके पास सेल वॉल नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसी के हिसाब से अगर मैं बैक्टीरिया की बात करूंगा तो बैक्टीरिया के पास सेल वॉल होता है और आपके माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल नहीं होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर मैं बात करूंगा प्रेजेंस ऑफ काइटिन इन सेल वॉल, तो जो सेल वॉल काइटिन का बना होता है वो किसका कैरेक्टर होता है, वो आपके फंगस का कैरेक्टर होता है। किसका भाई, ये आपके फंगस का कैरेक्टर होता है। तो भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि जो फंगस होते हैं उनका जो सेल वॉल है वो काइटिन का बना होता है। टिकोइक एसिड की अगर बात करोगे भाई तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में, किसमें भाई, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में जो सेल वॉल होता है किसका बना होता है, आपके टिकोइक एसिड का बना होता है। किसका बना होता है, आपका टिकोइक एसिड का बना होता है, इसको आपको पता होना चाहिए। और माइकोप्लाज्मा के पास तो भाई सेल वॉल होता नहीं है, तो ये भी हो जाएगा। अगर मैं बात करूंगा किसी सेल में लिपोप्रोटीन है तो वो क्या काम करता है, तो जो किसी सेल का लिपोप्रोटीन होता है सेल के आधार पे ये कोलेस्ट्रॉल, किसको भाई, ये आपके कोलेस्ट्रॉल और जो आपके ट्राइग्लिसराइड होते हैं, किसको भाई, जो आपके ट्राइग्लिसराइड होते हैं और आपके जो कोलेस्ट्रॉल होते हैं इनको क्या करता है, उनको कैरी करने का काम करता है आपका लिपोप्रोटीन। इसीलिए तो हम ठीक है, लो डेंसिटी का प्रोटीन, हाई डेंसिटी का प्रोटीन इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा थर्ड नंबर का एमसीक्यू है। ये कह रहा है कि द डिफरेंस ऑफ प्लाज्मा एंड सीरम इज दैट प्लाज्मा, ध्यान से पढ़िएगा। ये कह रहा है कि डिफरेंट आपको बताना है प्लाज्मा और सीरम में किसके सापेक्ष में, किसके संदर्भ में, तो आपको प्लाज्मा के संदर्भ में इसका डिफरेंस बताना है। तो ऑप्शंस के डज नॉट कंटेन फाइब्रिनोजन है, ठीक है, हैज मोर वाटर, या फिर आपका कंटेन फाइब्रिनोजन, या फिर कंटेन आयरन। तो देखिए इसमें से आपका ये तीनों राइट आंसर नहीं होगा। जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा, क्योंकि अगर प्लाज्मा के संदर्भ में बात किया जाएगा सीरम के डिफरेंट में तो आपका कंटेन फाइब्रिनोजन, यानी कि फाइब्रिनोजन कंटेन करता है, उसके पास होता है। यहाँ पे ये भी कह सकते हो कि प्लाज्मा के पास क्या होता है, क्लॉटिंग फैक्टर पाया जाता है, जबकि सीरम के पास क्लॉटिंग फैक्टर नहीं पाया जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पे प्रश्न ये पूछ लेता कि आप सीरम के संदर्भ में बताइए, ठीक है, डिफरेंट ऑफ प्लाज्मा एंड सीरम इज दैट सीरम, तो यहाँ पे हो जाएगा डज नॉट कंटेन फाइब्रिनोजन, यानी कि जब सीरम के संदर्भ में बात करोगे तो फाइब्रिनोजन नहीं होता है, तो अगर आप प्लाज्मा के संदर्भ में बात करोगे तो फाइब्रिनोजन होता है। यहाँ पे एक विशेष ध्यान और रखिएगा, ठीक है, नोट करके लिख लीजिएगा कि जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा के पास सभी क्लॉटिंग फैक्टर पाए जाते हैं। ठीक है, सभी क्लॉटिंग फैक्टर पाए जाते हैं, सभी क्लॉटिंग फैक्टर पाए जाते हैं, किसको छोड़कर, कैल्शियम को छोड़कर। तो भाई ठीक है, कैल्शियम को छोड़कर, कैल्शियम को छोड़कर लिख लेना अपनी कॉपी में। यहाँ पे राइटिंग में थोड़ा सा मिस्टेक होगा,
पर ध्यान रखना कि जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा में सभी क्लॉटिंग फैक्टर पाए जाएंगे, किसको छोड़कर, कैल्शियम को छोड़कर सभी क्लॉटिंग फैक्टर पाए जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारा 4 नंबर का एमसीक्यू है। ये कह रहा है कि न्यू मिथिलीन ब्लू रेजेंट इज यूज्ड फॉर स्टेनिंग ऑफ व्हिच ब्लड सेल, यानी कि जो न्यू मिथिलीन ब्लू का अभिकर्मक है का उपयोग किस रक्त कोशिकाओं को रंगने के लिए किया जाता है। यानी कि कुल मिला के आपको ये बताना है कि न्यू मिथिलीन ब्लू का काम कहाँ पे होता है, रेटिकुलोसाइट में, प्लेटलेट में, डब्ल्यूबीसी में, हेंज बॉडी में। तो ध्यान रहे कि आपका जो न्यू मिथिलीन ब्लू है वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि रेटिकुलोसाइट को स्टेन करने के लिए किया जाता है। अगर आपके पास न्यू मिथिलीन ब्लू नहीं है तो यहाँ पे आप क्या ले सकते हो, यहाँ पे आप ब्रिलियंट क्रिस्टल ब्लू ले सकते हो। क्या ले सकते हो, ब्रिलियंट, ठीक है, ब्रिलियंट क्रिस्टल ब्लू ले सकते हो। ठीक है, क्रिस्टल ब्लू ले सकते हो, इसको आपको ध्यान में रखना है, ब्रिलियंट क्रिस्टल ब्लू ले सकते हो। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम सुप्रावाइटल स्टेन के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, सुप्रावाइटल स्टेन के नाम से जानते हैं, सुप्रावाइटल स्टेन के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं, क्योंकि ये आपकी जो आरबीसी होती है, आरबीसी को लाइव में ही इसको, ठीक है, स्टेन कर देता है, आरबीसी को लाइव में ही इसको स्टेन कर देता है, इसीलिए इसको हम सुप्रावाइटल के नाम के जानते हैं, ब्रिलियंट क्रिस्टल ब्लू या फिर आपका क्या हो जाएगा, न्यू मिथिलीन ब्लू। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं भाई साहब। नेक्स्ट हमारा 5 नंबर का एमसीक्यू है। ये कह रहा है कि ग्राम स्टेनिंग वाज इंट्रोड्यूस बाय व्हिच साइंटिस्ट। तो देखिए इसका सभी लोग आंसर जान रहे होंगे, तो ये बेसिक सा प्रश्न है, लेकिन जो हमारी सीरीज बन रही है इसमें हम लोग छोटे भी प्रश्न सॉल्व करेंगे, हार्ड भी करेंगे, मीडियम भी करेंगे। तो इन बातों का ध्यान में रखिएगा। ये कमेंट मत करिएगा कि सर आप बहुत ही सिंपल प्रश्न का सॉल्व करा रहे हो, क्योंकि जब हम लोग धीरे से, ठीक है, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो हमको यहाँ पे हार्डनेस देखने को मिलेगा। ठीक, ग्राम स्टेनिंग किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, अल्बर्ट ग्राम, क्रिश्चियन ग्राम, रॉबर्ट हुक या फिर आपका लुईस पास्चर। तो यहाँ पे हुक भी हो जाएगा, रॉबर्ट हुक, लेकिन यहाँ पे जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि हेंस क्रिश्चियन ग्राम के द्वारा आपके ग्राम स्टेनिंग की खोज की गई थी। कब की गई थी ये पूछ लिया जाता है, तो 1990 में हेंस क्रिश्चियन ग्राम ने इसका खोज किया था। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू पे। नेक्स्ट हमारा 6 नंबर का एमसीक्यू है। ये कह रहा है कि व्हेन डब्ल्यूबीसी आर काउंटेड मैनुअली बाय ट्रक रेजेंट ब्लड इज डाइल्यूटेड बाय रेशियो, यानी कि जब आप डब्ल्यूबीसी को काउंट करती हो ट्रक रेजेंट के द्वारा तो इसका जो डाइल्यूशन होता है, डाइल्यूशन अनुपात क्या होता है ये आपको बताना है। यानी कि कुल मिला के आपको ये बताना है कि डब्ल्यूबीसी का जो डाइल्यूशन रेशियो होता है वो क्या होता है। ऑप्शन है ये 1:20, 1:50, 1:100 या फिर आपका 1:200। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि जो डब्ल्यूबीसी का डाइल्यूशन होता है वो आपका क्या होता है, 1:20 होता है। साथ में आपके जो प्लेटलेट का डाइल्यूशन होता है 1:20 होता है, लेकिन जो आपका आरबीसी का डाइल्यूशन होता है वो क्या होता है, वो आता है आपका 1:200 का। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर जाएगा, क्योंकि जो डब्ल्यूबीसी का, ठीक है, डाइल्यूटिंग रेशियो आपका 1:20 का होता है। ठीक भाई, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा 7 नंबर का है। द एंड पॉइंट ऑफ प्यूरिन मेटाबॉलिज्म इज, यानी कि जो आपका प्यूरिन है, प्यूरिन का मेटाबॉलिज्म का अंतिम बिंदु कौन सा होता है, यानी कि जो आपका प्यूरिन का मेटाबॉलिज्म हो रहा है उसका सबसे अंतिम प्रोडक्ट कौन सा होगा। ऑप्शन है यूरिया, क्रेटिनाइन, यूरिक एसिड या फिर आपका अमोनिया। राइट आंसर जाएगा आपका यूरिक एसिड, क्योंकि जो आपका प्यूरिन है, प्यूरिन का एंड पॉइंट जो होता है वो आपका यूरिक एसिड होता है। ठीक, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा 8 नंबर का एमसीक्यू है। ये कह रहा है कि व्हिच इज द फॉलोइंग केमिकल टेस्ट डिफरेंशिएट बिटवीन स्टेफाइलोकोकस फ्रॉम, या फिर इस तरह से कह सकते हो बिटवीन स्टेफाइलोकोकस एंड स्ट्रेप्टोकोकस, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परीक्षण स्टेफाइलोकोकस को स्ट्रेप्टोकोकस से अलग करता है या उसके बीच में अंतर को प्रकट करता है। ऑप्शन ये है कागुलेज टेस्ट, कैटालेज टेस्ट, यूरेज टेस्ट या फिर आपका ऑक्सीडेज टेस्ट। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कैटालेज टेस्ट। ध्यान रखिएगा, स्टेफाइलोकोकस को अगर स्ट्रेप्टोकोकस से अलग करना है तो आप क्या करोगे, कैटालेज टेस्ट करोगे। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे 9 नंबर का एमसीक्यू है। ये कह रहा है कि व्हिच इज द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबुलिन कैन क्रॉस प्लेसेंटा, यानी कि इनमें से कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन है, कौन सा एंटीबॉडीज है जो कि क्रॉस कर जाता है प्लेसेंटा को। ऑप्शन है आईजीए, आईजीडी, आईजीजी या फिर आपका आईजीएम। तो राइट आंसर क्या जाएगा भाई, सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर जाएगा। आपके पीजीआई में एक प्रश्न और पूछा गया था कि मोस्ट एबुडेंट मोस्ट एबुडेंट एंटीबॉडीज कौन सा है। ठीक है, मोस्ट एबुडेंट इम्यूनोग्लोबुलिन कौन सा था ये पूछा गया था, तो आपका आईजीजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, आईजीजी हो जाएगा। और एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि जो सेकंड एबुडेंट प्रोटीन है, ठीक है, सेकंड एबुडेंट इम्यूनोग्लोबुलिन है, ठीक है, तो सेकंड एबुडेंट की अगर बात करेगा तो आपका क्या हो जाएगा, आईजीए हो जाएगा। ठीक है, तो मोस्ट एबुडेंट यानी कि 70 से जो 80% बनाता है वो आपका क्या हो जाता है, आईजीजी हो जाता है। और जो सेकंड है, ठीक है, सेकंड मोस्ट एबुडेंट है वो आपका आईजीए हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आईजीजी मोस्ट एबुडेंट और आईजीए सेकंड मोस्ट एबुडेंट इम्यूनोग्लोबुलिन है। ठीक है भाई साहब, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं।
नेक्स्ट हमारा 10 नंबर का एमसीक्यू ये कह रहा है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शन ऑफ ब्लड एक्सेप्ट वन, यानी कि सभी जो है आपके ब्लड के फंक्शन है केवल एक को छोड़कर, निम्नलिखित में से एक को छोड़कर सभी रक्त के कार्य हैं। ऑप्शन ये हार्मोन प्रोडक्शन, बफर सिस्टम, या फिर आपका ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, या फिर आपका न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन। तो ध्यान रखिएगा जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड का काम है न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करना, ऑक्सीजन को तो ट्रांसपोर्ट करेगा ही, बफर का भी काम करता है, बस केवल ये हार्मोन का प्रोडक्शन नहीं करता है। तो यही आपका राइट आंसर जाएगा, ठीक है, क्योंकि पूछा है कि किसको छोड़कर, तो हार्मोन प्रोडक्शन को छोड़कर और सभी इसमें ब्लड का कार्य है, ठीक है भाई साहब। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा 11 नंबर का एमसीक्यू है और ये कह रहा है कि व्हिच इज द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज्ड टू डिटरमाइन सिफिलिस, यानी कि इनमें से कौन सा टेस्ट सिफिलिस के लिए किया जाता है, एएसओटी, आरए फैक्टर, सीआरपी, या फिर आपका बीडीआरएल। तो ध्यान रखिएगा कि जो बीडीआरएल है ये आप किसके लिए करते हैं, सिफिलिस के लिए करते हैं, लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा कि ये सिफिलिस का जो है इनडायरेक्ट टेस्ट है। क्या है आपका इनडायरेक्ट टेस्ट है, इसको भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, ठीक है भाई। ये आपका क्या है, सिफिलिस का इनडायरेक्ट टेस्ट है, ये बात आपको ध्यान में बहुत अच्छे तरीके से रख लेना है कि आपका जो सिफिलिस का है ये कैसा टेस्ट है, आपका ये इनडायरेक्ट टेस्ट है, ठीक है, इनडायरेक्ट टेस्ट है। यहाँ पे आप ध्यान रखना कि एएसओटी टेस्ट किसके लिए किया जाता है, तो ये आपके स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है, जो ग्रुप ए के स्ट्रेप्टोकोकस होते हैं, ग्रुप ए के जो स्ट्रेप्टोकोकस होते हैं, ग्रुप ए के जो स्ट्रेप्टोकोकस होते हैं, उनको पता करने के लिए हम क्या करते हैं, एएसओटी टेस्ट करते हैं। आरए फैक्टर और सीआरपी किसके लिए करते हैं, तो हम यहाँ पे आर्थराइटिस यानी कि गठिया रोग के लिए करते हैं, किसके लिए, गठिया रोग के लिए कर सकते हैं। अब आपको कमेंट करके बताना है एएसओटी किसके लिए करते हैं, सॉरी एएसओटी का फुल फॉर्म क्या होता है, सीआरपी का फुल फॉर्म क्या होता है, और बीडीआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है। एक ही कमेंट में तीनों का आप लोग यहाँ पे आंसर दे देना। और हमने आपको बताया है कि जब तक आप लोग कमेंट नहीं करोगे, टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं होगे, तब तक हम लोग लाइव क्लास कैसे स्टार्ट करेंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा लोग कमेंट करो, ज्यादा से ज्यादा इसको क्लास को शेयर करो, ताकि हम लोग लाइव क्लासेस स्टार्ट कर सके और इस बैच को हम लोग सफल बना सके। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है 12 नंबर का, ये कह रहा है कि वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर कैटायन फाउंड इन एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार पूछा गया है। ये कह रहा है कि जो मेजर कैटायन है आपके एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में वो आपका कौन सा है, यानी कि बाह्य कोशिकीय द्रव में पाए जाने वाला धनात्मक निम्नलिखित में से एक है। तो ध्यान रखिएगा, अगर मैं बात करूंगा मेजर कैटायन की, तो आपका वो क्या हो जाता है, सोडियम हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक बात और ध्यान रखना, अगर बात आती है किसकी, मेजर एनायन की, किसकी भाई, मेजर एनायन की, तो अगर मेजर एनायन की बात किया जाएगा तो आपका क्या हो जाता है, वो क्लोराइड हो जाता है। क्या हो जाता है आपका, क्लोराइड हो जाता है। अब यहाँ पे ध्यान रखना, मैंने मेजर एनायन रखा है, तो मेजर एनायन कौन सा, इन एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, ठीक है, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, ठीक है, सेलुलर फ्लूइड, ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग कि जो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड है किसका, मेजर एनायन में, ठीक है, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में जो मेजर एनायन है वो आपका क्लोराइड है, और जो मेजर कैटायन है वो आपका क्या है, वो आपका सोडियम है। इसको ध्यान में रखना बच्चा, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा 13 नंबर का एमसीक्यू है, ये कह रहा है कि इम्यूनोग्लोबुलिन आर व्हिच टाइप ऑफ प्रोटीन इन नेचर, यानी कि जो इम्यूनोग्लोबुलिन है वो आपका ठीक है नेचर में किस प्रकार का प्रोटीन है, तो इसका राइट आंसर जाएगा गामा ग्लोबुलिन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा 14 नंबर का एमसीक्यू है, और 14 नंबर का एमसीक्यू है, ठीक है, एंट्रोबियस वर्मिकुलस को किस प्रकार से भी जाना जाता है, यानी कि जो आपका एंट्रोबियस वर्मिकुलस है को हम किस और नाम से जानते हैं, पिन वार्म के रूप में, राउंड वार्म, थ्रेड वार्म, या फिर आपका बिप वार्म। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो हमारा ठीक है एंट्रोबियस वर्मिकुलस है, इसको किसके नाम से जानते हैं, इसको हम यहाँ पे पिन वार्म के नाम से जानते हैं। अगर आप यहाँ पे राउंड वार्म की बात करोगे तो राउंड वार्म में आप यहाँ पे एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइड्स को लिख सकते हो, क्या, एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइड्स, ठीक है, लुम्ब्रिक्वाइड, ठीक है, ये आपका एक एग्जांपल हो जाएगा। अगर मैं वहां पे बात करूंगा बिप वार्म की, तो बिप वार्म क्या हो जाएगा आपका, ट्राइक्यूरिस ट्राइक्यूरा, ठीक है, क्या हो जाएगा, ट्राइक्यूरिस ट्राइक्यूरा, ठीक है, ट्राइक्यूरिस ट्राइक्यूरा, ठीक है, ट्राइक्यूरिस ट्राइक्यूरा। स्पेलिंग पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। और कमेंट करके आप ये भी बताइए कि आपका जो नोट्स है, यानी कि जो आपको पीडीएफ नोट्स दिया जाए वो इस फॉर्मेट में दिया जाए या फिर टिक लगाने वाला दिया जाए, यानी कि एक्सप्लेनेशन के साथ आपको चाहिए या फिर केवल आपको मार्क वाला चाहिए, ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट हमारा 15 नंबर का एमसीक्यू है, ये कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन डायरेक्टली रेगुलेट ब्लड ग्लूकोज लेवल, यानी कि इनमें से कौन सा हार्मोन है जो कि डायरेक्टली आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करता है, टीएसएच, एफएसएच, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन, या फिर आपका इंसुलिन। तो राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्योंकि इंसुलिन जो है इसी के द्वारा क्या होता है, इसी के द्वारा जो ब्लड ग्लूकोज का लेवल है वो रेगुलेट किया जाता है। अगर मैं बात करूंगा कि जो आपका इंसुलिन है ये आपका कहाँ पे मिलेगा, तो आपके पैनक्रियाज में मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा, आपके पैनक्रियाज में। पैनक्रियाज में भी कहाँ, तो पैनक्रियाज में हमारे क्या पाए जाते हैं,
आइसोलेट्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, क्या पाए जाते हैं? आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, यानी कि हिंदी की बात करेंगे तो ठीक है, क्या यहाँ पे लैंगरहैंस की दूबकाएं पाई जाती हैं, और इस लैंगरहैंस की दूबकाएं में क्या पाया जाता है? आपके बीटा सेल पाए जाते हैं। 3 प्रकार के सेल पाए जाते हैं, इसमें से एक आपका होता है बीटा सेल, और बीटा सेल का क्या काम होता है? आपके इंसुलिन को सिक्रिएट करना, और इंसुलिन जब आपका सिक्रिएट होगा तभी आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या कर पाएगा? रेगुलेट कर पाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर जाएगा। 2-3 प्रश्न बनते हैं, एक तो आपका कौन रेगुलेट करता है? तो इंसुलिन। इंसुलिन आपका जो हार्मोन है वो आपका कहाँ सिक्रिएट होता है? तो आपके लैंगरहैंस की द्वीपकाओं के बीटा सेल के द्वारा, यानी कि पैंक्रियाज के द्वारा आपका ये हार्मोन सिक्रीट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा 16 नंबर का एमसीक्यू है। ये कह रहा है कि व्हिच इज द फॉलोइंग एंटीकोगुलेंट ट्यूब नीड टू कलेक्ट सैंपल ऑफ एचबीएनसी, यानी कि एचबीएनसी के सैंपल को कलेक्ट करने के लिए किस प्रकार के एंटीकोगुलेंट ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है? सोडियम फ्लोराइड, ईडीटीए, हिपेरिन, या फिर आपका सोडियम साइट्रेट। तो फ्रेंड्स बहुत बच्चे क्या करते हैं, ये शुगर के टेस्ट को जानकर क्या कर देते हैं? सोडियम फ्लोराइड वाले पे टिक कर देते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जब एचबीएनसी करोगे, ठीक है, जब आप एचबीएनसी करोगे यानी कि जो ग्लाइकोलेटेड हीमोग्लोबिन होते हैं इनको करोगे, तो आपका ईडीटीए के ट्यूब का उपयोग करोगे, यानी कि ईडीटीए एंटीकोगुलेंट का उपयोग करोगे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर जाएगा। सोडियम फ्लोराइड में हम क्या करते हैं, यहाँ पे आप आरबीएस कर सकते हो, यानी कि रैंडम ब्लड शुगर। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो? फास्टिंग ब्लड शुगर कर सकते हो। उसके बाद में आप पोस्टप्रांडियल यानी कि पीपी ब्लड शुगर कर सकते हो। यहाँ पे क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो आपका शुगर का लेवल होता है वो क्या करता है? शुगर के लेवल को मेंटेन रखता है, घटने बढ़ने नहीं देता है। इसीलिए हम क्या करते हैं? सोडियम फ्लोराइड का उपयोग करते हैं। ईडीटीए के द्वारा हम एचबीएनसी करेंगे, और जितने भी आपके जनरल ब्लड टेस्ट होते हैं हम ईडीटीए के द्वारा करते हैं। ईडीटीए का जो फुल फॉर्म होता है इथाइलिन डाइमिन टेट्राएस्टिक एसिड होता है। अगर मैं बात करूंगा हिपेरिन की, तो हिपेरिन के द्वारा हम एबीजी यानी कि आपका आर्टेरियल ब्लड गैस, उसके बाद में आप पीके6 डिफिशियंसी के केस में हिपेरिन का उपयोग करते हो। हिपेरिन की अगर बात करेंगे तो एक टर्म और पूछा जाता है, एक प्रश्न और पूछा जाता है कि नेचुरल एंटीकोगुलेंट कौन सा है? तो हिपेरिन ही आपका क्या है? नेचुरल एंटीकोगुलेंट है। ठीक है, क्या है आपका? नेचुरल एंटीकोगुलेंट है आपका हिपेरिन। इसको भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। सोडियम साइट्रेट की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो जो सोडियम साइट्रेट है हम क्या करते हैं? कोगुलेशन स्टडी के लिए। ठीक है, किसके लिए? कोगुलेशन स्टडी के लिए करेंगे, और साथ में आप यहाँ पे ईएसआर कर सकते हो इसके द्वारा। लेकिन ईएसआर में कौन सा विधि? बेंट्रो विधि। कौन सा विधि भाई साहब? आप बेंट्रो विधि का उपयोग करोगे। ठीक है, तो ये एक्सप्लेनेशन था, कॉपी में नोट कर लेना। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा 17 नंबर का एमसीक्यू है। ये कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पैरासाइट डज नॉट डेवलप सिस्टिक स्टेज, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी है जिसमें सिस्टिक चरण विकसित नहीं होता है? ठीक है, गार्डिया लैम्ब्लिया में, एंटीमीबा हिस्टोलिटिका में, इंट्रोबियस वर्मिकुलस में, या फिर आपका ठीक है ट्राइकोमोनास विजाइनलिस में। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर जाएगा, क्योंकि जो हमारा ट्राइकोमोनास विजाइनलिस है इसमें कोई भी सिस्टिक स्टेज का डेवलपमेंट नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा 18 नंबर का एमसीक्यू है। ये कह रहा है कि ये ब्लड डोनर हु रिसेंटली डायग्नोज पॉजिटिव एचबीएसएजी शुड बी डिफर फॉर हाउ लॉन्ग, यानी कि एक पेशेंट है ब्लड डोनेशन करने के था, वहां पे उसको पता चला कि एचबीएसएजी पॉजिटिव है, तो वो ब्लड डोनेशन के लिए कब तक नहीं बुलाया जाएगा? परमानेंटली नहीं बुलाया जाएगा, 3 मंथ के बाद उसको बुलाया जाएगा या नहीं बुलाया जाएगा, 6 महीने में वो सही हो जाएगा, या फिर 1 ईयर में? तो भाई वो कभी भी ब्लड को नहीं दे पाएगा, यानी कि वो परमानेंटली बैंड हो जाएगा ब्लड देने के लिए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जो अगर कोई भी व्यक्ति एचबीएसएजी पॉजिटिव है या फिर कोई अदर प्रकार के वायरल मार्कर से वो पॉजिटिव है, तो वो परमानेंटली बैन हो जाता है, 1-2 केसेस को छोड़कर। अगर मैं 6 मंथ की बात करूंगा तो 6 मंथ में आप, अगर आपको मलेरिया है, ठीक है, अगर आपको मलेरिया पैरासाइट का इन्फेक्शन है तो आप 6 मंथ तक डोनेशन नहीं कर सकते हो। एक पीजीआई में प्रश्न पूछा गया था कि कौन सा ऐसा एंटीजन है जो कि ऑस्ट्रेलियन एंटीजन के नाम से जाना जाता है, तो आपका राइट आंसर जाएगा एचबीएसएजी। एचबीएसएजी को हम क्या कहते हैं? ऑस्ट्रेलियन एंटीजन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं बच्चा। नेक्स्ट हमारा 19 नंबर का एमसीक्यू है। ये कह रहा है कि व्हिच इज द फॉलोइंग कॉल्ड बैड कोलेस्ट्रॉल, यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल के नाम से कौन सा जाना जाता है? कोलेस्ट्रॉल ही जाना जाएगा, या फिर ट्राइग्लिसराइड, एचडीएल, या फिर आपका एलडीएल? तो ध्यान रहे, अगर मैं बैड कोलेस्ट्रॉल की बात करूंगा तो जो ठीक है लो डेंसिटी के लिपोप्रोटीन होते हैं उन्हीं को हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर जाएगा। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ठीक है, डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ठीक है, लिपोप्रोटीन। ठीक, अगर मैं बात करूंगा कि गुड कोलेस्ट्रॉल कौन सा होता है, तो जो आपका एचडीएल होता है वो आपका गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। क्या होता है भाई साहब? ये आपका जो एचडीएल है गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा 20 नंबर का एमसीक्यू है। ये कह रहा है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट यूज्ड टू डिफरेंशिएट
स्टेफाइलोकोकस ओरियस फ्रॉम अदर स्टेफाइलोकोकस स्पीसीज। यानी कह रहा है कि आपके पास एक परिवार इतना सारा है, इस परिवार में मान लीजिए कि ये आपका स्टेफाइलोकोकस ओरियस है, तो ये कह रहा है कि जो स्टेफाइलोकोकस ओरियस है अगर इन सबसे अलग किया जाए, यानी कि इन सभी स्टेफाइलोकोकस स्पीसीज से अलग किया जाए तो कौन सा टेस्ट हमें करना पड़ेगा। यानी कि स्टेफाइलोकोकस को डिफरेंशिएट करना है अदर प्रकार के स्टेफाइलोकोकस स्पीसीज से, तो कौन सा टेस्ट होगा, कागुलेज होगा, कैटालेज होगा, यूरेज होगा या फिर आपका ऑक्सीडेज होगा। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर जाएगा वो आपका क्या जाएगा, वो आपका जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी कि कागुलेज टेस्ट। ठीक है, इसको भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। चलिए बच्चा आते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू पे। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे हो जाएगा 20 नंबर 1 का। ठीक है, 21 नंबर का एमसीक्यू ये कह रहा है कि हीमोफीलिया ए इज कॉज्ड बाय व्हिच फैक्टर डिफिशियंसी। यानी कि जो हमारा हीमोफीलिया है, ये हीमोफीलिया ए जो है किस कारण से आपका यहाँ पे हो जाता है, फैक्टर 8 की वजह से हो जाएगा भाई साहब। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा 22 नंबर का एमसीक्यू है, ये कह रहा है कि साल्मोनेला एंड सिजेला कैन डिफरेंशिएट ऑन बेस ऑफ व्हिच टेस्ट। यानी कि जो आपका साल्मोनेला है और सिजेला है को किस परीक्षण के आधार पे अलग किया जा सकता है, ग्राम स्टेन के आधार पे अलग करोगे, कैटालेज टेस्ट के आधार पे, मोटिलिटी यानी कि चलन के आधार पे, इंडोल टेस्ट के आधार पे। तो ध्यान रखिएगा इसका जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर जाएगा, क्योंकि साल्मोनेला क्या है, साल्मोनेला जो है आपका ये भाई साहब क्या मोटिलिटी है, यानी कि इसके अंदर मोटाइल होते हैं। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हो कि ये मोटाइल होते हैं, और जो हमारा सिजेला है वो क्या होता है, नॉन मोटाइल होता है। क्या क्या होता है भाई साहब, नॉन मोटाइल होता है। तो हम इसी के हिसाब से यानी कि उनके चलन गम के हिसाब से इनको हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि जो हमारा साल्मोनेला है वो चल पाएगा तो मोटाइल हो जाएगा, और अगर सिजेला है जब टेस्ट में लगाएंगे तो इसके जो बैक्टीरिया होंगे चल नहीं पाएंगे, यानी कि नॉन मोटाइल में कवर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, सी इज द राइट आंसर जाएगा। अगर सिजेला की बात करें तो आपका क्या है, ग्राम निगेटिव भी है। ठीक है, क्या है आपका ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया भी है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा 23 नंबर का एमसीक्यू है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ये कह रहा है कि अमोनिया ऑक्सिलेट रिएजेंट इज यूज्ड फॉर द काउंटिंग ऑफ व्हिच टेस्ट। यानी कि अमोनियम ऑक्सिलेट का जो उपयोग है हम किस टेस्ट को करने के लिए करते हैं, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, आरबीसी या फिर आपका रेटिकुलोसाइट। तो हमने आपको बताया कि जो रेटिकुलोसाइट है उसके लिए हम क्या करते हैं, नियोमेथिलीन ब्लू लेते हैं या फिर ब्रिलियंट क्रिस्टल ब्लू लेते हैं। ठीक है, आरबीसी के लिए कौन सा फ्लूइड लेंगे कमेंट करके बताइएगा। डब्ल्यूबीसी की आप सभी को पता हो गया होगा कि ट्रक फ्लूइड लेते हैं। डब्ल्यूबीसी सॉरी जो हमारा प्लेटलेट होता है, प्लेटलेट को करने के लिए हम अमोनियम ऑक्सिलेट का उपयोग करते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा 1% अमोनियम ऑक्सिलेट का उपयोग करते हैं। कितने भाई, 1% अमोनियम ऑक्सिलेट का उपयोग करते हैं। ये भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि 1% ही अमोनियम ऑक्सिलेट का उपयोग किया जाता है। अगर 1% अमोनियम ऑक्सिलेट नहीं मिल रहा है तो हम यहाँ क्या करेंगे भाई साहब, दूसरा हम डाइल्यूटिंग फ्लूइड लेंगे, उसका नाम हो जाता है आपका ब्रीकर। ठीक है, ब्रीकर कैरनेकाइट, ठीक है, कैरनकाइट फ्लूइड। ठीक है, ब्रीकर कैनकाइट फ्लूइड। और अगर ब्रीकर कैनकाइट भी नहीं है तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे रीस ईकर फ्लूइड ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, रीस ईकर फ्लूइड लेते हैं, इसको भी ध्यान रखना। ठीक है, तो ये तीनों आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं किस संदर्भ से, प्लेटलेट के डाइल्यूटिंग फ्लूइड के हिसाब से आपको ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है 24 नंबर का एमसीक्यू। ये कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बायोकेमिकल टेस्ट या फिर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बायोकेमिस्ट्री टेस्ट शुड कीप अवे फ्रॉम लाइट। यानी कि निम्नलिखित में से किस जैव रसायन परीक्षण को प्रकाश से दूर रखा जाता है, यूरिया को, बिलिरुबिन को, ग्लूकोज को या फिर कैल्शियम को। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर जाएगा, क्योंकि हम बिलिरुबिन का जब टेस्ट करते हैं तो इसको हम प्रकाश से दूर रखते हैं, या फिर कह सकते हैं इसको हम अंधेरे में परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा 25 नंबर का एमसीक्यू है और हमारा यही लास्ट एमसीक्यू है, और इसको हम बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन भी करेंगे, तो लास्ट तक बने रहिएगा। ये कह रहा है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबुलिन अपीयर्ड एज पेंटामर। यानी कि इनमें से कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन है जिसके पास 5 हाथ होते हैं, यानी कि वो पेंटामेरिक होता है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर जाएगा, क्योंकि जो हमारा आईजीएम है वो आपका क्या होता है, पेंटामर होता है। क्या होता है, ये पेंटामर होता है। आईजीजी जो है हमारा वो मोनोमर होता है। क्या होता है हमारा, मोनोमर होता है। आईजीई जो हमारा होता है तो हमारा मोनोमर होता है। क्या होता है, मोनोमर होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा जो आईजीए होता है वो आपका क्या होता है, डाइमर होता है। क्या होता है, डाइमर होता है। तो दो को याद कर लो, एक हमारा आईजीए को याद कर लो और दूसरा आपका आईजीएम को याद कर लो, क्योंकि आईजीएम क्या है, पेंटामर है, और जो आईजीए वो डाइमर है, और तीन दोनों जो बचते हैं वो आपकी क्या हो जाते हैं, मोनोमर हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स टोटली हम यहाँ पे 25 एमसीक्यू को सॉल्व किए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने एक्सप्लेन किया है, बहुत ही कम समय में हमने एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपको ये अच्छा लगा होगा तो एक बार कमेंट जरूर करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है,
या फिर आप इसको सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हो। कोई क्वेरीज अगर डाउट है, तुम्हारा ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज करके क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अपने मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।